हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन। आज फिजिक्स ऑनर्स के लिए हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल बैकग्राउंड ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स। तो स्केलर और वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने +2 में पढ़ा ही होगा कि स्केलर क्या है। स्केलर आने से पहले सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फिजिक्स में आपने फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद मास, वॉल्यूम, एनर्जी, मोमेंटम को हमने पी से डिनोट किया है, टेम्परेचर, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने देखा है। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास क्या कोई भी डायरेक्शन है? नहीं। इन स्पीड, एक्सेलरेशन, मास किसके पास है? एक्सेलरेशन के पास है। बाकी कुछ क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन नहीं है। जिस भी क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर। इसका मतलब होता है, मान लीजिए एक कार है, वो कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तब हम बोलेंगे कि ये जो कार है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इसका डायरेक्शन नहीं बताया गया है, तो ये एक स्पीड है जिसका डायरेक्शन नहीं बताया गया, और 60 यहाँ जो है वो है आपका मैग्नीट्यूड। तो ये हम बोलेंगे एक स्केलर क्वांटिटी। और वही अगर यही कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ड्यू ईस्ट, मतलब ये कार 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब अब हमें मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और डायरेक्शन भी दिया गया है, तब हम इसे बोलेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी। यही डिफरेंस है दोस्तों स्केलर और वेक्टर में। वेक्टर में अगर डायरेक्शन लग जाएगा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड आ जाए, तो आप सोच लीजिए वो वेक्टर है। अगर डायरेक्शन लग गया वो वेक्टर हो जाएगा। कोई भी स्केलर में अगर डायरेक्शन लगा वो वेक्टर हो जाएगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। उन्हें किन्हीं स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे कि आपने पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया है, स्केलर क्वांटिटीज़ उन्हें कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इन स्पेस। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई भी डायरेक्शन नहीं हो। क्या आप मास को 5 kg बोलते हैं? क्या आपने 5 kg ईस्ट बोला है? क्या आपने 5 kg वेस्ट बोला है? नहीं, सीधा 5 kg ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें आप 5 क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। kg क्या है? एक यूनिट मास है। kg जो है एक यूनिट मास है, और 5 यहाँ पे 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स ऑफ दिस यूनिट मास। तो ये 5 टाइम्स जो है, 5 जो है वही है आपका मैग्नीट्यूड। ओके दोस्तों, अब इसमें हम लोग कुछ लॉ को डिस्कस करेंगे जो स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कम्यूटेशन। इस लॉ में अगर आपके सामने दो स्केलर क्वांटिटीज हैं a प्लस बी, उन्हें ऐड किया जाए तो उनका रिजल्ट b प्लस ए के बराबर ही होगा। अगर ये 5 + 2 करते हैं तो क्या आता है? 7। वही अगर हम 2 + 5 भी करेंगे क्या आएगा? 7। दोनों सेम है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कम्यूटेशन। दूसरा लॉ जो है लॉ ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या है, अगर आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, मान लीजिए 3 क्वांटिटी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी को पहले प्लस करें, ब्रैकेट में लिखे, बाद में सी लिखे, तो ये दोनों सेम रिजल्ट है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी, मतलब अगर हम 2 + 5 + 7 है, हम इसको प्लस करके बाद में इसको प्लस करें तो सेम होगा। 2 + 7 + 5 करें, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही होने वाला है। तो ये लॉ ऑफ कम्यूटेशन कहता है। तीसरे में हम तीसरा होगा लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, मान लीजिए कोई a इंटू बी प्लस सी है, इसको हम कैसे लिखेंगे? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी सेम चीज को हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू सी। क्या हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी इंटू सी? जी नहीं दोस्तों, a इंटू बी इंटू सी, सॉरी दोस्तों, a इंटू बी इंटू सी, इसको हम a इंटू बी और बाहर में इंटू सी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए अब आगे जानते हैं
वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। सपोज हम यहाँ एक ग्राफ बनाएं और कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए ये एक कार है जो ए वेक्टर है, इसका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। यहाँ पे ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है। तो यहाँ पे जो हमको क्वांटिटी ए वेक्टर के बारे में बताया गया है, ये ए वेक्टर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और इसका जो एंगल भी दिया गया है 45 डिग्री ईस्ट एक्सिस, ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट ईस्ट के एक्सिस पे बना रहा है 45 डिग्री। अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड लगा दें 5 किलोमीटर पर आवर, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में भी एक चीज़ है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को मानता है उसे ही हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से काफ़ी नहीं है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अगर नहीं मानता तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता। वेक्टर का नोटेशन में जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, इस तरीके से आप वेक्टर को डिनोट करेंगे दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं यूनिट एंड जीरो वेक्टर के बारे में। एक यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। दूसरा जीरो वेक्टर, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे। जैसे कि जीरो वेक्टर को ऐसे दिखाया जाता है। ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हेलो एवरीवन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि ये एक एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है। अब इस एक्स वाई प्लेन में ये क्या है? ये एक वेक्टर है। हमने इसे वेक्टर के रूप में, इसे ए वेक्टर करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो लेंथ है इस एरो का, उस एरो का लेंथ क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड बताएगा। एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन दिखाएगा। अब ये जो लेंथ है, मान लेते हैं कि ए जो है आपका 7 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड जो 7 है, इसका मतलब ये हुआ ये जो 7 यूनिट 7 टाइम ऑफ इट्स यूनिट लेंथ। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप करके होता है ए कैप और ए। इस तरीके से हम लिखते हैं दोस्तों, यूनिट वेक्टर के साथ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में क्या बोलेंगे हम लोग? मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तब हम बोलेंगे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, और ये मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ये हो गया, इसको बोले ए वेक्टर, इसको बोलेंगे बी वेक्टर, तब ये दोनों इक्वल हो गए। अब अगर ये है और ये ए वेक्टर इतना है और ये बी वेक्टर ऐसा है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर्स होंगे, ये अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। अब वेक्टर्स को भी 3 कोऑर्डिनेट्स में बांटे गए हैं, इस तरीके से दिए गए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब मैं इसे 3 कोऑर्डिनेट्स में बांट देता हूँ। ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए y, ये मान लीजिए z। अब इसको अगर हम यूनिट वेक्टर्स में, अब जैसे कि हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो x कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप। y कोऑर्डिनेट्स का यूनिट वेक्टर है j कैप और z कोऑर्डिनेट्स का यूनिट वेक्टर है k कैप। इस तरीके से अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर है और उसका अगर वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उसका एक वेक्टर बनेगा, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में दिखेगा। जैसे कि अगर कोई आर वेक्टर है, अगर हम उसको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो मान लीजिए a, b, c है, तो वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप तीनों डायमेंशनल में दिखेगा वो। पहले हम क्या करते थे? पहले 2 डायमेंशन लेते थे, इस तरीके से ये हो जाता था x, ये हो जाता था y, ये होता था इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर की बात करें, और ये होता था जे कैप। तब इस यहाँ पे कोई भी वेक्टर होगा उस आर वेक्टर को दिखाते थे ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब जब 3 को होगा तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है सर इसमें, ये बता दीजिए हमको। मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए वो एम आर वेक्टर है, उससे अगर हम एम मल्टीप्लाई करते हैं, एम इंटू आर वेक्टर, तो क्या होगा? वो सबके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा, सभी के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। बहुत इजी तरीके से है। मैं जब कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों तो आपको और अच्छे से क्लियर होना चालू हो जाएगा। अब हम चलते हैं
एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए। सपोज आपका कोई वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है, इसको बोलते हैं आर वेक्टर। अभी मान लीजिए अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे क्लियर करता हूँ। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये तो ये पैरेलल है, इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं ऐसे करके, ये हो गया ये। अब ये जो एरो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। अब यहाँ देखिए ये हेड, अब यहाँ टेल, हेड और टेल का मीट हुआ, अब ये ऐसे गया। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऐसे कहलाएगा। टेल टेल में एंगल बनता है, हेड हेड में भी एंगल बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिंपल एडिशन। आगे हम पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन बताएंगे। फिर उसके बाद, अब एडिशन बता दिया तो एक और चीज़ बता ही देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है सर, मान लीजिए कोई ए वेक्टर ऐसा है और ये वेक्टर कोई इस तरीके से है, मान लेते हैं कोई वेक्टर है इस तरीके से। बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर ऐसा था, कोई दूसरा वेक्टर है वो माइनस बी वेक्टर है, तब कैसे आएगा सर रिजल्टेंट, कुछ ये ए वेक्टर हुआ, ये वाला जो आपका माइनस बी वेक्टर है इसको यहाँ रखो, तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को क्या लिखे सर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस तरीके से आप अपना रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकते हैं। आगे और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए। मैं पूरा क्लासिकल फिजिक्स को कवर अप करूंगा फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए, और न्यूमेरिकल्स भी होगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।